Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Let's start the game. देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली 2 लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने बेसिक के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया है और मैंने थोड़ा सा सेकंड पार्ट के अंदर मैंने टफेस्ट लेवल भी हल्का से लिया है अपर साइड का, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, अगर वो 180 से अधिक हो तो उसके मल्टीपल्स के वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर वो ऑड मल्टीपल्स के हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके पार्ट सेकंड ज़रूर देख लेना और पार्ट फर्स्ट भी देखना, क्योंकि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड भी देख लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ RRB NTPC और CHSL की, तो ठीक है। अगर मैं बात करूँ देखो थर्ड पार्ट की, तो यहाँ हम लोग जितने भी 11th क्लास के 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, और एक ऐसा मैं मैजिकल ट्रिक बताने वाला हूँ आज जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। वो आपने तरीका अब तक नहीं देखा होगा, इनफैक्ट इन क्लास 11th, ठीक है ना। तो देखो एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो एक व्हील है। अच्छा, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं व्हील को देखो ऐसे मान लेता हूँ। एक हमारे पास देखो व्हील है, ठीक है ना, एक हमारे पास व्हील है। तो ये व्हील में क्या हो रहा है कि 360 रिवॉल्यूशन हो रहा है 1 मिनट के अंदर। मतलब कि देखो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें इस चीज़ के लिए, ठीक है, तो देखो ये 360 मतलब कि ऐसे कैसे करके गोल गोल पूरा सर्कल में 360 रिवॉल्यूशन हो रहा है। कितने में? 1 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट में देखो कितने सेकंड होते हैं? 60 ना। तो मतलब कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 360 देखो रिवॉल्यूशन हो रहा है कितने में? 60 सेकंड्स में। क्लियर है? ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला कि 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा। तो साफ साफ देखो पता चल गया कि 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन हमारा होगा? 6। आप इसको देखो ऐसे भी नॉर्मली देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से ऐसे देखो डायरेक्ट, आपने ये देखा कि 60 रिवॉल्यूशन हो रहा है, 360। तो एक रिवॉल्यूशन आपको कब होगा? 360/60 मीन्स कि 6 बार। 1 सेकंड के अंदर कितना रिवॉल्यूशन होगा आपका? 6 बार। तो हमारा आंसर तो देखो मिल गया कि 6 बार होगा, लेकिन बोला है कि हाउ मेनी रेडियंस। तो देखो हमें पता है कि अगर आप यहाँ से इस चीज़ को ऐसे करके लो पूरा, अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो आपको 2 पाई रेडियन मिलता है, क्योंकि पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होता है, तो 2 पाई के अंदर 360 डिग्री होगा। यानी कि एक कंप्लीट के लिए आपको 360 डिग्री तो करना ही पड़ेगा, मतलब कि आपको वहाँ पे 2 पाई तो करना ही पड़ेगा। और आप 2 पाई कितने बार कर रहे हैं? 6 बार कर रहे हैं। यानी कि आप 2 पाई कितने बार कर रहे हैं? 6 बार। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 12 पाई, यानी कि 12 पाई हमारा आंसर। मतलब कि अगर कोई एक व्हील है जो कि 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में कर रहा है, तो वो 1 सेकंड के अंदर 12 पाई करेगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, एक छोटी सी मैं बात बताना चाहता हूँ, मैंने हालांकि पहले भी बता दिया, फिर भी देखो अगर ये हमारे पास कोई एक आर्क है, ये कोई हमारे पास आर्क है, ये देखो थीटा है और ये वो L है, ये R है। तो हमने देखो ये पढ़ा है कि थीटा जो होता है वो होता है L/R। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये होता है तो हम इसको सामने वाले को ना tan थीटा मान लेते हैं। बेसिकली ये थीटा हो गया, इसको tan थीटा मान लेते हैं और इसको एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा होता है जब ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है तब। तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं L/R, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसी के बेस पे देखो ये क्वेश्चन है, और आपको ये प्रॉपर्टी मैं सेकंड पार्ट के अंदर भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिकॉल करा दिया एक बार के लिए। देखो डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन पे। बोला है कि द फाइंड द डिग्री मेजर इन द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग एक सबसे पहले देखो सर्कल बना लेते हैं। जब हमने सर्कल बनाया तो क्वेश्चन में ये बोला है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब कि ये देखो कुछ ये सेंटर है, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 100। एक बात तो क्लियर है। और जो आर्क की जो लेंथ है वो है 22, यानी कि ये जो आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है हमारी? 22। आर्क की लेंथ दिया हुआ है 22।
तो ये बताना है कि डिग्री में उसका क्या होगा मेजरमेंट। एट द एंगल्स ऑब्टेन्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज रेडियस 100 सेंटीमीटर। आई एम सॉरी, यहाँ पे जो है आपका जो 100 सेंटीमीटर जो है ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो ये आपका क्वेश्चन था, मैंने शायद गलत पढ़ लिया था उस समय। ये क्वेश्चन में देखो आपका रेडियस दिया हुआ था, ये आपका दिया हुआ था 100, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका दिया हुआ था 22, ये आर्क दिया हुआ था 22, और हमें यहाँ पे क्या निकालना था, ये बीच वाला एंगल थीटा। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो थीटा जो होता है वो क्या होता है L/R। मतलब कि अगर हम यहाँ से थीटा डिग्री को निकालेंगे तो L क्या है हमारा 22 और R क्या था हमारा 100। एक बात तो ये भी कंफर्म है। लेकिन एक चीज़ देखो, इतना आसान तो होगा नहीं। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द डिग्री मेजर, यानी कि डिग्री हमको बताना है उसको, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग इसको डिग्री में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 180/π से इंटू कर देते हैं। याद है कुछ? तो देखो 180/π से करोगे तो 0 से देखो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप इसको ऐसे लिखो, देखो 2.2 लिख लो इंटू 18, और यहाँ लिख लो आप 22/7, यानी कि 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। या आप नॉर्मल देखो, आप इसको ऐसे भी कट कर लो डायरेक्ट ही, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, 22 10 ही रहने देते हैं। देखो 22 से कैंसिल आउट हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आपको मिल जाएगा 1.8। तो 7 × 1.8 आप कर लेना, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला चीज़, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40। तो जैसे ही डायमीटर हमको 40 मिला तो देखो एक बात तो समझ में आ गई कि जो भी हमारा सर्कल होगा उसकी रेडियस जो होगी वो 20 होगी। उसकी रेडियस क्या होगी 20, और लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। यानी कि देखो ये चीज़ आपको दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ आपको 20 और ये भी आपको दिया हुआ है 20, ठीक है, क्योंकि 40 है तो रेडियस देखो 20 ही होगा, और ये कॉर्ड की जो लेंथ है ये भी हमको दिया हुआ है 20। तो एक बात तो देखो क्लियर हो गई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो सेंटर में जो हमारा एंगल बनेगा वो सेंटर में एंगल कितने का बनेगा 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का मतलब ही क्या हुआ, 60 डिग्री का मतलब तो ये होता है ना π/3। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है π/3। तो बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ठीक है ना। यानी कि आपको ये वाली चीज़ का आर्क का पता करना है, यहाँ पे हमारा लेंथ क्या होगा। तो अब सबसे पहले देखो क्या आप पता कर सकते हो इसको, तो मुझे तो लग रहा है कि पता कर सकते हैं, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू होता है L/R। थीटा हमको देखो पता है वो है हमारा π/3 60 डिग्री। L हमको नहीं पता जो कि निकालना है, और R हमको पता है। R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है देखो 20, R दिया हुआ है 20। तो अगर आप यहाँ से L के लिए निकालोगे तो आपको L के लिए डायरेक्ट यहाँ से मिल गया 20π/3, 20π/3। तो ये हमारा देखो आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया कि अगर कोई देखो एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 है, मतलब कि रेडियस 20 हो गया। ये आपको सॉल्व नहीं करना, अगर आप चाहो तो इसको दिमाग में देख सकते हो काफ़ी आसानी से कि देखो 20 20 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, 60 हुआ, तो जब 60 होगा तो π/3 होगा। हमें पता है थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, तो देखो π/3 जो होगा वो L/20 के बराबर होगा। तो L को अगर इधर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 20π/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी हैबिट्स को इंक्रीज करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ। अब देखो यहाँ बोला है ना कि पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ, तो कुछ बच्चे पता है इसको माइनर आर्क ले लेंगे क्योंकि लेंथ का नाम सुनते ही वो लोग घबरा जाते हैं। लेकिन देखो हम लोग को यहाँ पे ये नहीं करना, पहले पूरा क्वेश्चन को समझना है। जैसे कि देखो अगर कोई हमारे पास एक पेंडुलम है, ये मान के चलो पेंडुलम है जो कि ऐसे करके जैसे कि पेंडुलम है, तो एक आप ध्यान से देखो, अगर आप पूरा ओवरऑल देखोगे तो बनाएगा तो देखो सर्कल ही ना, है कि नहीं है। तो एक बात तो देखो ध्यान से समझ में आ गया कि ये जो होगा वो हमारा सर्कल का ही पार्ट होगा, यानी कि जो पेंडुलम की जो लेंथ है वो हमारी एक्चुअली रेडियस है, समझ में आ रही है ना, वो हमारी रेडियस है 75।
और हमें यहाँ पे देखो क्या करना है कि बीच में एंगल पता करना है। ये बीच वाला जो हमको एंगल पता करना है कि थीटा डिग्री क्या होगा अगर ये जो आर्क है वो देखो 10 है। तो आप समझ रहे हो कितना आसान हो गया अब आपके लिए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था कि थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो L/R, मतलब कि 10/, ठीक है, 10/15। अगर आप 15 के लिए निकालते हो तो आपका आंसर वही रहेगा 15/75। 21 के लिए निकालोगे तो 21/75, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा सा लॉजिक था बस कि थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, और ना जाने इस पर कितने सारे क्वेश्चन आते हैं बस घुमा फिरा के। जैसे कि यहाँ आपने देखा कि लेंथ था, यानी कि हमें ये समझना था कि वो रेडियस ही है, एक्चुअली लेंथ से घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो सेकंड पार्ट में भी मैंने इसको करा दिया था, नहीं इसको नहीं कराता लेकिन इसी के बेस पे क्वेश्चन कराया था। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि 765 की वैल्यू निकालनी है। तो 765 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आप एक बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि 720 तक जो ये फंक्शन है वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि आप खुद देखो, मैंने आपको 720 तक का यहाँ पे बताया था फंक्शंस कि अगर 18 इंटू 4 करूँ, सॉरी 180, रुक जाओ 18 तो कुछ होता ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा है कि अगर 180 का कोई इवन मल्टीपल हो, यानी कि देखो 180 इंटू 4 ये क्या हुआ 720, और ये क्या है 65, मतलब कि देखो हमें 45 यहाँ और जोड़ना है। बात वही है, यानी कि 180/4 प्लस 45 डिग्री। अब ये आया कैसे ये भी समझ लो। मैंने सीधे सीधे देखो 765 को 180 से डिवाइड किया, तो मुझे देखो ये 4 टाइम में गया, लेकिन रिमाइंडर क्या बचा मेरे को 45। तो मैंने बस वही चीज़ लिख दिया है, बस मैंने इसी चीज़ को लिखा है कि 180 इंटू 4 कर दिया है और रिमाइंडर को मैंने अलग लिख दिया, ठीक है ना। ओके फाइन। तो अब देखो, अब यहाँ हमने क्या किया डायरेक्टली कि जब हमें ये चीज़ पता चल गई और हमें पता है कि अगर 180 का कोई भी इवन मल्टीपल हो तो फंक्शन देखो जो होता है वो सेम रहता है। यानी कि ये देखो ये साइन का है, तो जो हमारा फंक्शन होगा वो साइन का ही होगा। मतलब कि ओवरऑल जो हमें वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, sin 45 की। और sin 45 की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1/√2। दैट इज आवर आंसर। कितना देखो सिंपल है। यही ध्यान रखना है कि 180 का इवन मल्टीपल हमेशा सेम रहेगा, ऑड मल्टीपल जो होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। दो तरीके से चेंज होते हैं, एक क्वाड्रेंट सिस्टम में बताया था मैंने, प्लस माइनस का साइन लगाते हैं और ये वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे कि देखो ये 19π/3 है, इसको आप देखो ऐसे लिख सकते हो 6, बोलो लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या इसमें? 6 3 18 और ये 19π/3 हो जाएगा, एकदम सेम चीज़ है। और इस चीज़ को देखो आप ये ऐसे भी तो लिख सकते हो, बिल्कुल सेम चीज़ को 6π + π/3, बोलो यहाँ से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जब आप इस चीज़ को लिख ही सकते हो और आपने ये चीज़ भी देख लिया कि अरे यार ये तो 6π है, मतलब कि 180 का इवन मल्टीपल है। 180 का इवन मल्टीपल है मतलब इसकी कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 10 का फंक्शन ही सेम रहेगा। तो जो 10 का जो फंक्शन यहाँ सेम रहेगा तो क्या रहेगा π/3, यानी कि 1060। तो जो 1060 होता है वो हमारा क्या होता है √3। तो ये आंसर हो गया हमारा। कितना देखो सिंपल है, ठीक है ना। एक बार दोबारा बता देता हूँ। हम लोगों ने सीधे सीधे क्या किया कि 19π/3 को इसके फॉर्म में लिख लिया 6π/3, 6π + π/3 हो गया। 6π को हटा दिया हम लोगों ने डायरेक्टली, क्योंकि पाई का इवन मल्टीपल था तो फंक्शन सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। π/3 अपना असली हथियार है, इसी को लेके चलना है। तो 1060 जो हो गया हमारा √3 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो अगर कोई भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देख पा रहे हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये देखो आपको 15 डिग्री दिया हुआ है तो ये 90 है, तो सिंपल सी बात है ये 75 होगा। तो आपको एक ये चीज़ें याद रखनी है, ट्रिपलेट के फॉर्म में याद रखना है कि बेस जो होगा वो √3 + 1 होगा और परपेंडिकुलर जो होगा √3 - 1 होगा। दैट्स इट। आपको √3 + 1 याद रखना है और ये आपको याद रखना है कि √3 - 1 होता है, बस। तो आप ये देखो ये निकाल ही लोगे, 2√2 निकाल ही दोगे, ठीक है ना, पाइथागोरस से। आपको भी पता हो कैसे निकलेगा। अब मेन चीज़ क्या है कि
कभी कभी पेपर में ना डायरेक्टली पूछ लेता है हमसे, जैसे कि देखो पेपर में आपसे ऐसे पूछ लिया कि बताओ भैया 10-15 की क्या वैल्यू होगी। तो देखो 10-15 की वैल्यू पेपर में तो आपको निकालना ही पड़ेगा। जैसे कि आप कैसे निकाल सकते हो, ये आपका आ गया 10, ठीक है, टेन 15 यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो 10 45 माइनस 30। यहाँ से आप डायरेक्ट 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे मान के चलो अगर आपको 1075 का फॉर्मूला निकालना होता 1075 का, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो 45 प्लस 30 और 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। चाहे 10 हो चाहे वो साइन हो, मान के चलो साइन 15 बोलता तो वही फंक्शन रहता साइन 45 माइनस 30। अगर साइन 75 बोलता तो 45 प्लस 30। अब देखो एक्चुअली इन चीज़ों को ना देख के अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इस चीज़ को देखने की कोशिश करें, मतलब कि देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैंने जो आपको अभी ट्रिपलेट बताया है, ठीक है ना, अगर हम लोग ट्रिपलेट को केवल देखने की कोशिश करें डायरेक्ट ही, तो यहाँ क्या है कि अगर हमने ये देखा कि हमें क्या निकालना था साइन 15, हमें निकालना था साइन 15, तो हमें पता है कि जो साइन 15 होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का तो सब फंक्शन ही होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि अगर हम ये निकालेंगे साइन का 15 तो आंसर हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी कि √3 माइनस 1 और हाइपोटेनस क्या हो गया 2√2। तो देखो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अगर साइन का 75 बोल देता ये चीज़, तो इसके लिए देखो परपेंडिकुलर ये बन जाता, मतलब कि √3 प्लस 1 और हाइपोटेनस तो आपका सेम ही रहता। अगर ये 75 के लिए बोलता तब, 15 के लिए बोला है तो √3 माइनस 1 2√2। अच्छा अगर ये 10 के लिए बोलता, अगर ये 10 के लिए बोलता तो 10 के लिए क्या होता है, अगर ये आपका बोल देता 10-15 तो 10 के लिए आपको होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 और बेस आपका क्या होगा √3 प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया डायरेक्ट ही, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को बहुत अच्छे से रिकॉल कर सकते हो कि आपने डायरेक्ट इन चीज़ों को देखा कि जो बेस होता है वो √3 प्लस 1 होता है, ये √3 माइनस 1 होता है और ये 2√2 तो बनेगा ही बनेगा। आप यहाँ से डायरेक्टली इन चीज़ों को देख सकते हो, आपको विजुअलाइजेशन एकदम क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे तो आपको फार्मूला के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है। तो आई थिंक इतना ही था आज के लेक्चर में। सो आप लोग अच्छे से स्टडी करो इन चीज़ों को, अगर कोई डाउट होता है तो मेरे को व्हाट्सअप कर दो, या जैसे कि अभी देखो पार्ट 4 काफ़ी जल्दी आने वाला है, हो सके कल या परसों तक वो भी आ जाएगा। और जो भी आपको डाउट होता है आप मेरे को व्हाट्सएप के ज़रिए भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।